सुभाष चंद्र बोस और गिरफ्तारियां। अक्टूबर 1924 में बड़े पैमाने पर की गई गिरफ्तारियों के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने यह दलील दी कि एक क्रांतिकारी षड्यंत्र रचा जा रहा था। कलकत्ता के 2 एंग्लो इंडियन अखबारों ने इससे भी आगे बढ़कर आरोप लगाया कि क्रांतिकारी षड्यंत्र में दिमाग सुभाष चंद्र बोस का था। इसके जवाब में सुभाष चंद्र बोस ने इन अखबारों पर मानहानि का दावा ठोक दिया। सरकार नियंत्रित प्रेस अपने आरोपों की पुष्टि में चिंदी भर सबूत भी नहीं जुटा पाए। फिर भी बिना मुकदमा चलाए सुभाष तथा बंगाल के कई अन्य होनहार नेता लगभग 3 वर्ष तक बंदी बने रहे। कलकत्ता के महापौर की हैसियत से देशबंधु ने सुभाष की गिरफ्तारी के विरुद्ध नगर निगम में अत्यंत साहसिक भाषण दिया। अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सारे कामों का दायित्व अपने ऊपर लेते हुए उन्होंने निंदापूर्ण घोषणा की, देश प्रेम यदि अपराध है तो मैं अपराधी हूं। नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही नहीं, कलकत्ता निगम का महापौर भी समान रूप से अपराधी है। लगभग 6 सप्ताह के लिए सुभाष को एक पुलिस अफसर तथा एक जेल अधिकारी की उपस्थिति में अपने शासकीय काम पूरा करने की अनुमति दी गई। दोनों अफसरों की वजह से उन्हें बार बार परेशानी होती और अक्सर वे उन दोनों पर बरस भी पड़ते। दंड स्वरूप उनका तबादला कलकत्ता से दूर बैरहमपुर जेल में कर दिया गया। 2-1 महीने बाद उन्हें अचानक वापस कलकत्ता लाया गया और लाल बाजार थाने की हवालत में ठूस दिया गया, जो वस्तुतः पृथ्वी का नर्क था। फिर सुबह मुंह अंधेरे की सुभाष चंद्र बोस तथा 7 अन्य कैदी जेल की 2 गाड़ियों में ठेल दिए गए और फिर वे सरपट नदी की ओर दौड़ने लगी। यहाँ 3 घंटे तक उन्हें मोटर बोट में बिठाए रखकर और इस तट से उस तट तक नदी में चक्कर काटने के बाद बर्मा जाने वाले एक जहाज में चढ़ा दिया गया। 4 दिन की समुद्र यात्रा के बाद ये कैदी रंगून उतारे गए। वहां से सशस्त्र पुलिस की कड़ी निगरानी में दिन भर की रेल यात्रा करके वे मांडले पहुंचे। मोटर गाड़ी से मांडले जेल जाते समय सुभाष इस गर्व से भर उठे कि यही वह स्थान था जहां वह 6 वर्ष तक लोकमान्य तिलक और करीब 1 वर्ष तक लाला लाजपत राय बंदी रहे थे। मांडले जेल भीतर से भारतीय जेलों से एकदम भिन्न थी। कोठरियां लकड़ी के बाड़ों जैसी थी और सर्दियों की कड़कड़ा देने वाली ठिठुरने, ग्रीष्म की प्रचंड धूप और गर्मी तथा मूसलाधार बरसात से बचने का कैदियों के पास कोई उपाय नहीं था। हालांकि जेल अधीक्षक तथा अन्य अधिकांश स्थानीय अधिकारियों का रवैया ठीक था, लेकिन बंगाल सरकार का रवैया, जो कि अपने कैदियों के भले बुरे की खास तौर पर जिम्मेदार थी, प्रतिशोधपूर्ण था और भारत सरकार इस सब से एकदम निष्क्रिय था। सुभाष चंद्र ने लोक सेवा के प्रशिक्षण का प्रारंभिक दौर देशबंधु चित्तरंजन दास की देखरेख में पूरा किया था। दूसरा दौर उनका बर्मा जेल के इस लकड़कोट में बीता, जहां भारत में उनकी भावी भूमिका निर्धारित हुई। बर्मा जेल की इस कोठरी से एक मित्र को लिखे गए पत्र में अपने जेल जीवन का ब्यौरा देते हुए उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कविता का उदाहरण दिया था। अपने ही कल्पना लोक में जो रहा हूं मैं, बस यही कारा है मेरी राजधानी। आश्रय बात हूं आत्मचिंतन में, पाषाणों से पोषित बदल रहा हूं, बन रहा हूं आदमी। स्वयं ही विस्तार दे रहा हूं अपने अंतर को और पा रहा हूं क्षमता भावी चुनौतियों का सामना करने की। जाने कब आएगा वह दिन पूरे विश्वास से कह सकूं मुझे बोध हो गया। आओ मेरे साथ चलो, बुला रही है नियति, मेरे जीवन से मिले तुम्हें नवजीवन और जाग उठे मेरा देश। श्रम साध्य एवं कठोर बंद कील में सुभाष चंद्र प्रबल एवं प्रगाढ़ आत्मचिंतन तथा अध्ययन आदि में डूबे रहते। उनके जेल डायरियों पर सरसरी नजर डालते ही स्पष्ट हो जाता है कि मांडले कारागार की एकाकी
कोठरी में वे किस कदर विभिन्न विषयों पर सोचते तथा लिखते रहे। उदाहरण अर्थ दर्शन एवं धर्म, इतिहास एवं राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र तथा रविंद्र संगीत सहित कला एवं संस्कृति, शिक्षा विज्ञान, जन स्वास्थ्य, जेल सुधार, नागरिक प्रगति आदि आदि। यही नहीं, उन्होंने बर्मी इतिहास, राजनीति तथा राष्ट्र का भी विशद अध्ययन किया। दीर्घ कारावास के दौरान उन्होंने अपने परिजनों, खासकर भैया शरत, मित्रों तथा साथियों के साथ साथ भारत सरकार से भी खूब पत्र व्यवहार किया। इन पत्रों में जो नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, सुभाष अनेक विषयों की चर्चा और विवेचना करते हैं। सामाजिक संस्थानों से संबंध अपने सहयोगियों को लिखे पत्रों में वे संस्थाओं के संचालन एवं विकास की बाबत विस्तृत आदेश और परामर्श देते रहे। सरकार को भेजी उनकी चिट्ठियों में विदेशी नौकरशाही के विरुद्ध उनके सतत संघर्ष की झलक मिलती है। वे एक पराधीन देश में राजनीतिक बंदियों के अधिकारों तथा सुविधाओं का सवाल उठाते हैं। अक्टूबर 1925 में सुभाष चंद्र और उनके साथी बंदियों ने जेल में दुर्गा पूजा करने के लिए सहूलियत और धन की मांग की। जेल अधीक्षक ने उन्हें इस उम्मीद पर अनुमति दे भी दी कि ऊपर से मंजूरी मिल ही जाएगी, पर सरकार ने मना कर दिया। इस पर फरवरी 1926 में सुभाष और उनके साथी बंदियों ने भूख हड़ताल कर दी। आखिर 15 दिन उनके भूखे रहने के बाद सरकार ने उनकी मांगें मान ली। वर्ष 1926 के अंत में विधानमंडलों को भंग करके नए चुनाव घोषित किए गए। बंगाल कांग्रेस ने कलकत्ता निर्वाचन क्षेत्र से सुभाष चंद्र को अपना प्रत्याशी चुना। सुभाष का प्रतिद्वंदी काफी ताकतवर और बंगाल में उदारपंथियों का नेता था। पिछले चुनाव में वह स्वराजवादी प्रत्याशी को पछाड़ चुका था। मुकाबला बेहद दिलचस्प था और सुभाष राजनीतिक निष्क्रियता के एक खासे अरसे बाद देश भर में राष्ट्रवादी लहर की वापसी के प्रतीक बन गए और वे भारी बहुमत से जीते भी, लेकिन उनकी कैद जारी रही। कारागार के प्रतिकूल परिस्थितियों तथा अहितकार जलवायु के साथ साथ 1926 की भूख हड़ताल के प्रभाव से सुभाष चंद्र का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। निमोनिया के हमले के बाद उन्हें लगातार बुखार रहने लगा और वे सूखते चले गए। उन्हें रंगून ले जाया गया, जहां जांच के बाद मेडिकल बोर्ड ने राय दी कि अब उन्हें कारागार में रखना उचित नहीं होगा। इस पर उन्हें इंशीन जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां के अधीक्षक ने भी सरकार को सुभाष के बारे में आवश्यक संदेश भेजा, पर वह नहीं पसीजी। उसने शर्त रखी कि यदि सुभाष चंद्र भारत लौटे बिना रंगून से ही यूरोप जाने वाली समुद्री जहाज में बैठ जाएं, तो वह उसे रिहा कर देगी। सुभाष ने यह पेशकश पूरी तरह ठुकरा दी। बर्मा के इंस्पेक्टर जनरल जेल को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन को महत्व देता हूं, मगर सम्मान को उससे भी ज्यादा चाहता हूं और जीवन के लिए उन पवित्र एवं अनितिक्रमणीय अधिकारों का सौदा नहीं कर सकता जो भारत के भावी राजनय का आधार बनने वाले हैं। इसके बाद सरकार ने उन्हें संयुक्त प्रांत की अल्मोड़ा जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। रंगून से बोट में बैठाकर चौथे दिन वे हुगली के मोहाने पर डायमंड हार्बर पहुंचे, लेकिन बोट के कलकत्ता पहुंचने से पहले ही उन्हें बंगाल के गवर्नर की लॉन्च पर उतार लिया गया। यहाँ एक और मेडिकल बोर्ड ने उनकी जांच की, जिसमें डॉक्टर नील रतन सरकार, डॉक्टर BC राय तथा गवर्नर के निजी चिकित्सक शामिल थे और अगली सुबह वे रिहा हो गए। यह 1927 के मई का महीना था। यह भाग यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।